और सिर पर आर्थिक बोझ भी आ गया। और फिर आया लॉर्ड डलहौजी का सबसे कुख्यात हथियार, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कोई संधि नहीं थी, ये तो राज्य हड़पने का एक सीधा साधा बहाना था। नियम बहुत सिंपल था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। बस इसी एक नियम का इस्तेमाल करके झांसी, सतारा और नागपुर जैसी कई बड़ी रियासतें एक झटके में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गई। अब पैसा वसूलने के लिए अंग्रेजों ने पूरे भारत में अलग अलग सिस्टम बनाए। बंगाल में जमींदारों के जरिए स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण भारत में सीधे किसानों से टैक्स लेने वाला रैयतवाड़ी सिस्टम और उत्तर भारत में पूरे गांव से टैक्स लेने वाला महालवाड़ी सिस्टम। नाम अलग अलग थे, इलाके अलग थे, पर नतीजा हर जगह एक ही था, किसानों पर हद से ज्यादा बोझ और भारतीय खेती किसानी की पूरी तरह तबाही। इस पूरी की पूरी आर्थिक लूट को दादाभाई नौरोजी ने एक नाम दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन की निकासी। उन्होंने पहली बार आंकड़ों से ये साबित किया कि भारत एक ऐसी पाइपलाइन बन गया है जिससे सारी दौलत बहकर लंदन जा रही है और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा। इस ड्रेन ने भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ आवाजें भी उठती हैं। तो अब हम बात करेंगे भारतीय प्रतिक्रिया की, प्रतिरोध के उदय की और एक नई राष्ट्रीय चेतना के जन्म की। 1857 का विद्रोह, इसे सिर्फ सिपाहियों की बगावत कहना बहुत बड़ी गलती होगी। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा था। सच तो ये है कि ये भारत का पहला बड़ा सामूहिक स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें राजा रानी, किसान, सैनिक, जमींदार, समाज का हर तबका शामिल हुआ। ये सालों से दबे हुए गुस्से का एक जबरदस्त विस्फोट था। 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक संगठित रूप लेना शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये था कि आज़ादी हासिल कैसे की जाए। यहीं पर कांग्रेस के अंदर दो रास्ते सामने आए। एक तरफ थे उदारवादी, जिन्हें लगता था कि अंग्रेजों से अर्जियां करके, याचिकाएं देकर, सुधार मांगकर ही आज़ादी मिलेगी। और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जिनका साफ कहना था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके लिए आज़ादी मांगने से नहीं, बल्कि स्वदेशी और बहिष्कार जैसे जन आंदोलनों से मिलनी थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में। ये वो युग था जब महात्मा गांधी के आने से लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए। और फिर भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका हथियार था सत्याग्रह, यानी सत्य और अहिंसा की शक्ति। पहले 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में नमक कानून तोड़ने वाला ऐतिहासिक दांडी मार्च और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा देकर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को अंतिम चेतावनी दे दी। 1942 के बाद तो मानो वक्त ने रफ्तार पकड़ ली थी। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसने ब्रिटेन को आर्थिक और सैनिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। अब उनके लिए भारत पर राज करना नामुमकिन हो चुका था। 1946 में सत्ता सौंपने की बातचीत शुरू हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1947 में देश के विभाजन का वो दर्दनाक फैसला सुनाया और ठीक 2 महीने बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत पर मिली थी। विभाजन के उस दौर में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर-बार छोड़ने पड़े। और इस दौरान जो हिंसा हुई, उसमें करीब 10 लाख लोगों की जानें चली गईं। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक था। स्वतंत्रता तो मिल गई थी, पर यहीं एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। विभाजन के इस गहरे जख्म के साथ एक नया राष्ट्र, 500 से भी ज्यादा रियासतों को, जिनके पास आज़ाद रहने का भी विकल्प था, एक देश में कैसे एकजुट करेगा। एक ऐसी चुनौती थी जिसने नए भारत के भविष्य को आकार दिया।